सो हेलो एंड वेलकम टू करंट स्कैन। मेरा नाम है सौरभ सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप के बारे में जिसका नाम है ब्रिक्स। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर हैं, ग्लोबली ब्रिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है और इंडिया के लिए ब्रिक्स इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बट शुरू करने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपका क्वेश्चन है द फोर्ट लेजर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं ए आसियान, बी ओईसीडी, सी ब्रिक्स या डी G20। और आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गो अहेड एंड फॉलो मी नाउ। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है। देखिए, ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज का। और वो वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसीलिए ब्रिक्स एक एक्रोनिम है इन्हीं कंट्रीज के नामों का। दैट इज बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के लीडर्स की समिट साल में एक बार ऑर्गेनाइज होती है। ब्रिक्स किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट एक तरह का आप बोल सकते हैं एनुअल समिट ऑर्गेनाइज होता है बिटवीन द सुप्रीम लीडर्स ऑफ दीज 5 नेशंस। और जो चेयरमैनशिप है इस पूरे फोरम की ये रोटेट होती है एनुअली अमंग द मेंबर्स। और किस तरह से रोटेट होती है, इन अकॉर्डेंस विद द एक्रोनिम ऑफ ब्रिक्स। मतलब तो सबसे पहले चेयरमैनशिप आएगी वो आएगी ब्राजील के पास, देन फर्दर नेक्स्ट ईयर आएगी रशिया के पास, देन फिर अगले साल आएगी इंडिया के पास, देन नेक्स्ट ईयर आएगी चाइना के पास और लास्ट में आएगी साउथ अफ्रीका के पास। इसी तरह से चेयरमैनशिप ऑफ दिस फोरम रोटेट होती रहती है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई में जो कि है चाइना में। और ब्रिक्स के हेडक्वार्टर को बोलते हैं ब्रिक्स टावर हेडक्वार्टर। इसका पहले नाम रहा ओरिएंटल फाइनेंशियल सेंटर। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ। देखिए, 30 नवंबर 2001 को एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम है जिम ओ निल। ये चेयरमैन भी रह चुके हैं ऑफ द गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के। और इन्हीं ने ब्रिक टर्म को कॉइन किया टू डिस्क्राइब द 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। ध्यान रखिएगा, जब ये ग्रुप बन रहा था तब साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं था। और फिर 2006 में इन चारों कंट्रीज ने स्टार्ट किया एक रेगुलर इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशंस जिसमें इन चारों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज होती थी। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज होती थी, एट द यूएन जनरल असेंबली दैट इज यूएनजीए। और इस तरह की सक्सेसफुल मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के बाद ये सोचा गया कि इस तरह की मीटिंग्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सके इन द फॉर्म ऑफ एनुअल समिट जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स। ब्रिक्स का पहला समिट ऑर्गेनाइज हुआ 2009 में। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, रशिया में। और फोकस किया गया इस समिट में इंपॉर्टेंट इश्यूज पे लाइक रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। और साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया ब्रिक को इन दिसंबर 2010। और इसके बाद ब्रिक का एक्रोनिम में एस और ऐड हो गया, तब से इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। टोटल 12 ब्रिक्स समिट 2020 तक ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। और हमने पहले ही देख चुका है ब्रिक्स का एक्रोनिम से ही पता चलता है कि इसके मेंबर्स कौन कौन सी कंट्रीज हैं। जैसे बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। दैट मीन्स टोटल 5 मेंबर्स हैं ब्रिक्स ग्रुप में। और ये है वर्ल्ड मैप जिसमें आप ब्रिक्स कंट्रीज को देख सकते हैं। ये हाईलाइटेड है ग्रीन कलर में जिसमें आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, ये है चाइना, देन दिस इज रशिया, ये है ब्राजील और ये है साउथ अफ्रीका। तो टोटल 5 कंट्रीज हैं। ये वर्ल्ड मैप है, इनकी लोकेशंस आप देख सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में बताया है ब्रिक्स में टोटल 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। और ब्रिक्स कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड का 30% ऑफ द जीडीपी। दैट इज अराउंड 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। जो इसको बनाता है एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इकोनॉमिक इंजन। ब्रिक्स के पास 18% ट्रेड है पूरे वर्ल्ड का। जो सबसे इंपॉर्टेंट और स्पेशल फीचर पूरे ब्रिक्स का ये है कि कोई भी कंट्री यूरोपियन यूनियन से इसका पार्ट नहीं है और ना ही यूएसए इसका पार्ट है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ब्रिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू डीपन, ब्रॉडन और इंटेंसिफाई करना कोऑपरेशन को
विद इन द ग्रुप और अमंग द इंडिविजुअल कंट्रीज। और वो किस लिए करना है? फॉर मोर सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट के लिए। हर एक मेंबर की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंसिडर करना ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है और इसके थ्रू रिलेशंस को और मजबूत बनाना थ्रू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स ऑन इंडिविजुअल कंट्रीज और साथ ही साथ कोशिश करना टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशंस जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स का इम्पैक्ट क्या था ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ब्रिक्स को फॉर्म करने का जो मेन कारण था वो था द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, क्योंकि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में डॉलर की स्टेबिलिटी पर संदेह उठने लगा था और ब्रिक्स ने संस्थागत सुधार पर जोर दिया, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसके कारण 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट इज IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कोटे में सुधार हुआ। नाउ हम बात करते हैं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की। देखिए जो सबसे पहला है एग्रीमेंट्स हैव बीन कंक्लूडेड। बहुत से एग्रीमेंट्स पे बात हुई है लाइक इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशंस, इनोवेशन कोऑपरेशंस, कस्टम कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन द ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, फिर कंटिंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है द न्यू डेवलपमेंट बैंक। और नेक्स्ट ये है कि पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस पर जोर दिया गया है। इससे फायदा क्या होगा? देखिए सबसे पहला है कि रिलेशंस जो होंगे बहुत डीप होंगे इससे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बिटवीन द ब्रिक्स पीपल इन द स्पिरिट ऑफ ओपननेस, इंक्लूसिवनेस, डाइवर्सिटी और म्यूचुअल लर्निंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल यंग डिप्लोमेट्स फोरम, पार्लियामेंटेरियन फोरम, ट्रेड यूनियन फोरम, सिविल ब्रिक्स एज वेल एज मीडिया फोरम। और जो नेक्स्ट है एमिंग एट अचीविंग पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन फॉर मोर इक्विटेबल और फेयर वर्ल्ड। अब ब्रिक्स का कॉपरेशन किस तरह से अचीव हो सकता है, इसके लिए मैकेनिज्म है और ये मैकेनिज्म 3 ट्रैक्स पे है, लाइक ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। ट्रैक 1 में है फॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ाना बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट। सेकेंड है ट्रैक 2 जिसमें क्या है एंगेजमेंट बढ़ाना थ्रू गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पल स्टेट ओन एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस काउंसिल्स। और थर्ड है ट्रैक 3, इसमें क्या होगा सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल एंगेजमेंट को बढ़ाना। अभी रिसेंटली 11th ब्रिक्स समिट में जो ऑर्गेनाइज हुआ था ब्राजील में इन 2019, इसमें बात की गई ब्रिक्स मैक्ट की, दैट इज द इंटरनेशनल मैथमेटिक कंपटीशन। इसका उद्घाटन किया गया था इसी समिट में, दैट इज 11 ब्रिक्स समिट में। और इस कंपटीशन को क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? वो इसलिए टू क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिफिकेशन अमंग द ब्रिक कंट्रीज। और इसमें मोर देन 2 मिलियन चिल्ड्रंस एक्सपेक्टेड थे टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। देन नेक्स्ट ब्रिक्स कंट्रीज क्रिप्टो करेंसीज पे भी वर्क कर रही हैं, जिसमें बात की जा रही है कि ब्रिक्स नेशन डिस्कस करेंगे फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू क्रिप्टो करेंसी फॉर यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इन 2019 ब्रिक्स समिट। देन नेक्स्ट है ब्रिक्स CRA दैट इज कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। का मेन उद्देश्य है टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट। अगर किसी भी कंट्री का करेंसी स्वैप हो जाए, है ना, या बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस हो जाए, और तब ब्रिक्स CRA उस कंट्री की हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के सामने क्या चैलेंजेस हैं? पहला क्या है डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द मेंबर्स ओवर UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। सेकंड है इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट्स ओवर टेरिटोरियल इश्यूज। देन चाइना का फेवर करना पाकिस्तान के लिए जो इंडिया को पसंद नहीं है। और फोर्थ है डोमिनेंस ऑफ RCI। आप अगर देखें ब्रिक्स कंट्रीज को तो जो 3 मेजर कंट्रीज है, बड़ी कंट्री, दैट इज रशिया, चाइना और इंडिया, इन तीनों का इसमें दबदबा चलता है। और फिफ्थ क्या है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 5 नेशन, ये सिर्फ 5 कंट्रीज के दायरे में सिमट के रह गया है। इसको और फ्लेक्सिबल करना चाहिए और भी और कंट्रीज को अलग अलग कॉन्टिनेंट से कंट्रीज को इसमें ऐड करना चाहिए। चाइना की देखिए डीप पॉकेट है और वो हमेशा कोशिश करता है कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उसको वो इतना लोन दे दे कि वो आगे चल के उस लोन को चुका ना पाए और चाइना अल्टीमेटली क्या करने लगे उन पे अपना हक जताने लगे। और ये हमेशा कंसर्न खड़ा कर देता है किसके लिए? ब्रिक्स मेंबर्स के लिए, स्पेशली इंडिया। इंडिया के लिए सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा हो जाता है इससे। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अगर आप देखें ब्रिक्स कंट्रीज को, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है। अगर आप रशिया को देखें कहने के लिए डेमोक्रेटिक है, लेकिन आप सब जानते हैं वहां पे किस तरह का सिस्टम है। देखिए अब 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन होने के बावजूद जो इंट्रा ट्रेड है बिटवीन द ब्रिक नेशंस वो सिर्फ और सिर्फ 17% है ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। और भी बहुत सारे चैलेंजेस है लाइक लैक ऑफ बाइंडिंग आइडियोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी, फिर बायलैटरल डिफरेंसेस हैं,
डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल सिस्टम। अलग अलग तरह का कल्चर है, अलग तरह का ट्रेडिशंस है। पॉलिटिकल सिस्टम अभी हमने देखा, कुछ कंट्रीज पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी हैं, ठीक है। और चाइना का हद से ज़्यादा प्रेजेंस होना, ओवरवेलमिंग प्रेजेंस, जिससे क्या होता है, जो रिड्यूस कर देता है स्पेस फॉर अदर कंट्रीज इन द ग्रुपिंग। नाउ हम बात करते हैं व्हाई ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ब्रिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहला है सपोर्ट फॉर कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। देन सेकेंड है सपोर्ट फॉर एनर्जी मेंबरशिप। एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इंडिया हमेशा इंगेज रहता है ब्रिक्स कंट्री के साथ फॉर इट्स एनर्जी मेंबरशिप। थर्ड, सपोर्ट फॉर अचीविंग एसडीजी एंड नेशनल गोल्स। एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अब इसमें जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये हेल्प करेगा इंडिया को टू रेज एंड अवेल रिसोर्सेज फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और एनडीबी दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है इट्स फर्स्ट सेट ऑफ लोन। कितना लोन? दैट इज 250 मिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया के लिए फॉर मल्टी ट्रेंचे फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंशियल स्कीम के लिए। ब्रिक्स इंडिया के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म है टू बिल्ड मल्टीलैटरल रिलेशंस with Latin American, African and Asian countries. न्यू दिल्ली डेट इज इंडिया बिलीव करता है कि ब्रिक्स प्रोटेक्ट करेगा द राइट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि जिस तरह से चैलेंजेस रेस हो रहे हैं ऑन द इश्यूज फ्रॉम WTO से लेके क्लाइमेट चेंज तक, तो इंडिया को भी उम्मीद है कि ब्रिक्स हेल्प करेगा टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड, अब आगे क्या हो सकता है। देखिए, पहला है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको क्या करना चाहिए? पार्टनरशिप करना चाहिए विद अदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। इससे क्या होगा? टू फाइनेंस द प्रोग्रेस टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अमंग्स द ब्रिक्स नेशन। नाउ सेकेंड है ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दैट इज BCRA। इसका जो आइडिया प्रपोज किया था इंडिया ने, और इसका काम होगा रेटिंग प्रोवाइड्स करना इन डिफरेंट इश्यूज। जो रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं लाइक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, ब्रिक्स का भी एक अपना एक रेटिंग। देन थर्ड है ब्रिक्स कंट्रीज को और एफर्ट लगाना चाहिए टू मीट द कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, और बात की जाए अगर UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है ब्रिक्स हर तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी और टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। आई होप हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू।